नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान में विधेय शिक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भारत जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं थी उनका अध्ययन कर रहे थे। हमने पीछे अपने कालीबंगा और आहड़ का अध्ययन कर लिया था। आज अपनी जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है उसका नाम है बेराट। क्या नाम है? बेराट। इस सभ्यता का अध्ययन करेंगे। अब कल मैंने जो वीडियो डाला था, पिछला वीडियो, उसके अंदर आहड़ सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने वहां छोड़ा था जो कि मृदभान से संबंधित था। वो मैंने इसलिए छोड़ा था कि इसके साथ उसका कंपैरिजन कर सके, हम उसका क्या कर सके, तुलना कर सके। बेराट में भी मृदभान मिलेंगे और उसमें भी मिले हैं, ठीक है। तो दोनों का कंपैरिजन हम इसके अंदर कर लेंगे उसका, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पर इसको डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता की बात करें तो ये किस स्थान की प्राप्त हुई है? ध्यान से सुन लेना। ये जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। जयपुर जो जिला है, जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा, जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा उपखंड में एक स्थान है, एक बेराट, ठीक है। स्थान का नाम है बेराट। वहां ये सभ्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। बेराट किस नदी के किनारे? सभ्यता तो कोई नदी किनारे होगी, किसी भी नदी किनारे होगी। किस नदी किनारे देखिएगा? बेराट। तो बेराट है बाणगंगा नदी किनारे। किस नदी किनारे? बाणगंगा नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा और क्या कहते हैं हम? अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा, ठीक है। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा, ठीक है। अब बात करें बेराट। बेराट का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम क्या है देखिए। जो बेराट का प्राचीन नाम है वो है क्या? विराट नगर। क्या है? विराट नगर। कई गाइडों में बहुत गलतियां कर रखी हैं। उसके अंदर क्या बताया गया है कि बेराट का वर्तमान नाम बताया गया है विराट नगर, और ये प्राचीन नाम बताया गया है। ये ऐसा नहीं है, ये प्राचीन नाम है विराट नगर। विराट नगर क्या था कि ये क्या था कि जब महाजनपद काल था। कौन सा काल था? महाजनपद काल। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के समथिंग, 600 ईसा के समथिंग था। कब था? 600 ईसा पूर्व के समथिंग। तब महाजनपद में एक मत्स्य जनपद होता था। कौन सा होता था? मत्स्य, मत्स्य जनपद। इस मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी कौन? विराटनगर। कौन? विराटनगर। वर्तमान में इसे बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट, ठीक है। अब बात करें इसकी खोज की। इसकी खोज की, खोज की तो खोज सर्वप्रथम 1837 में, कब? 1837 के अंदर किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट ने की थी किस शासनकाल में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। सॉरी नहीं, सवाई राम सिंह है, सिर्फ द्वितीय नहीं है, सवाई राम सिंह के शासनकाल, सवाई राम सिंह के शासनकाल में खोज की थी। और कहते हैं कि आंशिक उत्खनन भी इन्होंने किया था। आंशिक उत्खनन किया था। उत्खनन के अंदर है ना, तब उत्खनन इन्होंने किया था, आंशिक उत्खनन, थोड़ा ही आंशिक। तो इन्हें एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? स्वर्ण मंजूषा, यानी सोने का कलश प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोने का कलश प्राप्त हुआ। सोने का इन्हें कलश प्राप्त हुआ। इस सोने के कलश से क्या निकली? जो भगवान बुद्ध थे, भगवान जो बुद्ध थे, या बुद्ध, भगवान बुद्ध कह सकते हो, भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। क्या मिले? भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? इस स्वर्ण मंजूषा से। तो कह सकते हो कि ये बौद्ध जो धर्म है उसकी कह सकते हो कि बहुत बड़ा एक स्थान रहा होगा। कौन? विराट, ठीक है। अब देखिएगा, ये उत्खनन 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा किया। किसके द्वारा किया? कैप्टन बर्ट के द्वारा किया। उसके बाद के अंदर उत्खनन किया गया 1936-37 में, कह सकते हो, दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा।
ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। ठीक है, फिर 1962-67 के अंदर, सॉरी 1962-63 के अंदर फिर उसका उत्खनन किया गया नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। किसके द्वारा? कैलाश दीक्षित के द्वारा। तो ये इसका उत्खनन है। ठीक है, सर्वप्रथम कैप्टन भट्ट द्वारा स्वाई राम सिंह के शासनकाल के अंदर, फिर किया गया 1936-37 में अंदर दयाराम साहनी द्वारा, फिर 1962-63 के अंदर किसके द्वारा किया गया? नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा ये इसकी सामान्य जानकारी है। ठीक है, सामान्य जानकारी। ठीक है, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस सभ्यता के जो स्थल हैं, सभ्यता के स्थल हैं, वो 3 स्थल प्राप्त हुए। कितने स्थल प्राप्त हुए? 3 स्थल। 3 स्थल कौन कौन से? फर्स्ट आपका यहां लिख रहा हूं मैं, विज्जक की पहाड़ी, विज्जक की पहाड़ी या विज्जक की डूंगरी कह सकते हो। सेकेंड स्थल मैं लिख रहा हूं यहां पे भीम डूंगरी। कौन सा? भीम डूंगरी। थर्ड की बात करें तो आपका गणेश डूंगरी। कौन सा? गणेश डूंगरी। 3 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इंपोर्टेड स्थल है, ध्यान रखना। विज्जक, विज्जक की बात कहें तो वैसे विज्जक एक और व्यक्ति करता है इसका, जो कबीरदास जी हैं, जो कबीरदास हैं, यहाँ पर अपना फैक्ट का मतलब नहीं, लेकिन बता देता हूँ, कबीरदास की जो रचनाओं का संग्रहण किया गया है उसको भी क्या कहा जाता है? विज्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्जक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अब विज्जक की पहाड़ी है, विज्जक की पहाड़ी के अंदर कह सकते हो एक क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख प्राप्त हुआ है। कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। कौन सा? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख के 2 स्तंभ प्रस्तर। कौन? 2 स्तंभ प्रस्तर। इसके हुए 2 स्तंभ प्रस्तर, प्रस्तर स्तंभ है 2। पत्थर के स्तंभ मिले। क्या मिले? 2 पत्थर के स्तंभ मिले हैं, जिन्हें के शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेख। ठीक है, अब क्या बात करें, 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए। इस भाब्रू शिलालेख की जो लिपि है, लिपि की बात करें, इसकी लिपि की बात करें, वो लिपि कौन सी थी? देखिए, लिपि, लिपि की बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि के अंदर, सॉरी, ब्राह्मी लिपि के अवशेष मिले। किसके? ब्राह्मी लिपि के अंदर उद्धरण किया गया है। ठीक है, और कई विद्वान कहते हैं कि इसके अंदर कौन सी लिपि? बुर्स्टोफेदन। कौन सी? बुर्स्टोफेदन। बुर्स्टोफेदन भी आता है कई बार नाम, बुर्स्टोफेदस भी आता है, बुर्स्टोफेदम भी आता है, बुर्स्टोफेदम भी आता है और बुर्स्टोफेदम भी आता है। ये किस प्रकार की लिपि होती है? देखिएगा, लिपि देख लीजिएगा। अगर बात करें भाब्रू अभिलेख के अंदर लिपि की बात करें तो ये इस प्रकार की लिपि होती है। किस प्रकार की? देखिएगा, ये ऐसी, इस प्रकार की लिपि है, यानी यहां से शुरू होती है दाएं से बाएं की तरफ। जब लिपि दाएं से बाएं की तरफ शुरू हो तो इसे हम कहते हैं खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि कहते हैं? खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी। फिर बाएं से दाएं की तरफ शुरू हो, यहां से यहां तक, तब ये लिपि होती है कौन सी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इन दोनों के मिक्स करने से जो लिपि बनती है उसे कहते हैं हम बुर्स्टोफेदन लिपि। कौन सी लिपि? बुर्स्टोफेदन लिपि। और इस लिपि का नाम दिया जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि।
और इस लिपि का नाम आता है गोमूत्र लिपि। क्या नाम आता है? गोमूत्र लिपि। ठीक है। और क्या नाम आता है? सर्पिलाकार लिपि। सर्पिलाकार लिपि, ये लिपि का नाम है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि भी मिलती है, ब्रुष्टोफेदन भी। ठीक है। दोनों प्रकार से इसका अंकन मिलता है। ज्यादा प्राथमिकता इसको मिलती है क्योंकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। शंख के आकार की लिपि थी। किसके आकार की? शंख के लिपि आकार की। तो आदि ऐतिहासिक के अंदर इसको रख सकते हैं हम। वैसे तो कह सकते हो प्रागैतिहासिक काल के हैं, लेकिन आदि ऐतिहासिक रख सकते हैं। लिपि तो मिली है लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए अपन। क्या नहीं पाए? पढ़ नहीं पाए। ठीक है। तो इसके लिपि की बात हो गई है। ठीक है। अब देखिएगा, मैं आगे समझाता हूँ इसके अंदर। अब भाब्रू अभिलेख समझते हैं अपन पूरा। ठीक है। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख की बात करें अपन तो कह सकते हो कि सर्वाधिक अवशेष बिज्जक की पहाड़ी के अंदर मिले हैं। जो सर्वाधिक अवशेष, यानी बिज्जक की पहाड़ी बता रहा हूँ बात, सर्वाधिक जो अवशेष हैं वो यहीं से प्राप्त हुए। पूरी बेरार सभ्यता में सर्वाधिक अवशेष यहीं से प्राप्त हुए। भाब्रू शिलालेख का संबंध किससे था? सम्राट अशोक से। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का। तो एक बात यहां से ये क्लियर होती है कि बेरार सभ्यता का संबंध किससे था? मौर्य काल से और मौर्योत्तर काल से, यानी मौर्य काल के बाद की भी बात इसमें की जाती है, अशोक, सम्राट अशोक की। और इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने गो हत्या पर बैन लगा दिया। क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। और इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म के अंदर विश्वास करता था या अनुयायी था? क्या था? अनुयायी था। क्या था? अनुयायी था। ठीक है। और इसी अभिलेख में हमें पता चलता है जो अशोक की नीति के 3 वर्ड, जो अशोक की नीति है उसके 3 वर्ड यही मिलते हैं हमें। अशोक की नीति के 3 वर्ड कौन कौन से? धम्म, बुद्ध, बुद्ध आता है, कई बार बुद्ध भी आता है। क्या आता है? बुद्ध भी आता है। क्या आता है? बुद्ध भी आता है। और संघ। क्या आता है? संघ। ठीक है। संघ, ये 3 वर्ड अशोक की नीति के 3 वर्ड आते हैं। वो इसी अभिलेख से हमें पता चलते हैं। किससे पता चलते हैं? इसी अभिलेख से हमें पता चलते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा मंदिरों के अवशेष ही मिले हैं। किसके? मंदिरों के अवशेष। मंदिरों के अवशेष हमें यहीं से प्राप्त हुए। क्या हुए? मंदिरों के अवशेष हमें यहीं से प्राप्त हुए। तो इंपॉर्टेंट चीजें, अशोक से काल किसका पता चला? मौर्य काल। किसका? कि मौर्य काल के दौरान भी बेरार सभ्यता थी और मौर्य काल के बाद में भी ये सभ्यता उत्खनित हुई थी। ठीक है। मौर्य काल के बाद की चीजें हो गई सारी की सारी। अब कहते हैं कि एक चीनी यात्री हैनसांग, मैं ऊपर लिख देता हूं, एक चीनी यात्री हैनसांग। कौन? वेनसांग। वेनसांग कहते हैं वैसे, जैसे क्या कहते हैं? वेनसांग। वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग, ये यहां पर आया था और इसने जो 8 बौद्ध स्तूप बताए। कितने बताए? 8 मठ, सॉरी, बौद्ध धर्म के 8 मठ, बौद्ध धर्म के 8 मठ बताए। कितने बताए? 8 मठ बताए। क्या बताए? 8 मठ बताए हैं। ठीक है। इसने कितने बताए? 8 मठ। कितने? 8। यहाँ पर कितने हैं? 2 ही हैं। इसने बताया था कितने? 8, लेकिन इसमें यहाँ है कितने? 2 मठ। ये कितने हैं? 2 मठ। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कितने बताए गए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हैनसांग है उसने कितने विराट के अंदर मठ बताए, तो 8। कितने प्राप्त हुए? 2 मठ प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 2 मठ ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। मैं इसको फिर रब कर देता हूं। चलिए इसको यही बता देता हूं एक काम। अब देखिएगा, इस पूरी चीजों का ये कह सकते हो कि जितने भी अशोक के द्वारा गो हत्या वगैरह ये सारे के जो चीजें प्राप्त हुई, अशोक के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होने, अशोक की नीति के मंदिरों के अवशेष, इनका जो विनाश किया गया था, यानी इसको नाश करने का कार्य, खत्म करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हुण शासक, हुण वंश का एक शासक है जिसका नाम आता है मिहिर। क्या नाम आता है? मिहिर। इंपॉर्टेंट फैक्टर याद करना, कई कुछ बार पूछा जा सकता है। यानी बेरार सभ्यता के अंदर अशोक के अवशेषों का यानी विध्वंस करने वाला कौन था? मिहिर। कौन था? मिहिर था। कौन था? मिहिर।
ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है इसका मिहिर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, तो विजय की पहाड़ी हमने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं पर। ठीक है, अब बात करें भीम डूंगरी की। भीम डूंगरी की बात करें तो जो महाभारत काल के अंदर बात करें, किसकी? महाभारत काल की। महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, किसको? पांडवों को। जो पांडवों को अज्ञातवास मिला था, क्या मिला था? अज्ञातवास। अज्ञातवास मिला तो उन्होंने यही अपना समय बिताया था, कुछ समय यही बिताया था, जिसके दौरान कहा जाता है कि एक बार की बात है कि जो विराट है, राजा विराट, कौन? राजा विराट। जो विराट नगर है, तो विराट राजा का नाम क्या था? विराट। विराट की जो पुत्री थी, जिसका नाम था उत्तरा, क्या नाम था? उत्तरा। इस उत्तरा का जो विवाह है, उत्तरा का इसका विवाह है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। किसके साथ? अभिमन्यु के साथ किया गया। किसके साथ किया गया था? अभिमन्यु के साथ किया गया था। एक घटना और यहां से होती है कि जो विराट का सेनापति था उसका नाम था किच्चक। क्या नाम था? किच्चक। किच्चक के बात करें तो किच्चक के बारे में कहा जाता है कि किच्चक ने एक बार क्या किया गया था कि जो द्रौपदी थी, कौन थी? द्रौपदी। जो द्रौपदी थी उसके साथ मतलब गलत बर्ताव किया गया। क्या किया गया? गलत बर्ताव। तो भीम द्वारा, किसके द्वारा? भीम द्वारा इस किच्चक को मोट के घात उतार देते हैं, इसको मार दिया जाता है। यहां से इसका यह भी उदाहरण मिलता है। एक घटना यहां से और मिलती है, कौन सी? एक घटना ये मिलती है, यहाँ पर एक अभी भी अवशेष है जिसका भीमलत तालाब। क्या तालाब है? भीमलत तालाब। कौन सा तालाब मिलता है यहाँ से? भीमलत तालाब। किसकी बात कर रहे हैं अभी? ध्यान है ना, भीमलत तालाब। भीमलत तालाब की बात करें तो कहा जाता है कि एक बार द्रौपदी को प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो भीम ने, किसने? भीम ने लात जमीन पर मारी थी। किसमें मारी थी? जमीन पर। जिससे क्या हुआ था? एक बड़ा सा गड्ढा खुद गया था। क्या हुआ था? बड़ा सा गड्ढा खुद गया था और पानी भर गया था। और ये आज भी अवशेष इसके मिलते हैं भीमलत तालाब के। ठीक है, तो ये होती है भीम डूंगरी की बात। किसकी? भीम डूंगरी की। ठीक है, अब बात करें भीम डूंगरी की बात करें, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको। जो ये बेराट के यहाँ के जो निवासी थे, इन्होंने क्या किया था कि जो चित्रकारी थी उससे ये परिचित हो गए थे। चित्रकारी से परिचित हो गए थे। कैसे? यानी तीनों जो डूंगरियां मिलती है, यानी ये जो तीनों डूंगरियां मिलती है, इनके अंदर जो गुफाएं थी, गुफाओं की दीवारों पर, जो गुफाओं की दीवारें थी और जो इनकी छतें थी, उन पर लाल रंग मिलता है। कैसा रंग मिलता है? लाल रंग मिलता है। कैसा रंग मिलता है? लाल रंग मिलता है। जिससे कह सकते हो कि ये चित्रकारी से परिचित थे। क्या थे? चित्रकारी से परिचित थे। ठीक है, जो इफेक्ट मेरे को याद आते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब बात करें गणेश डूंगरी। किसकी बात करें? गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी से इंपॉर्टेंट बात करें तो कह सकते हैं कि यहां से अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं कि मुगल काल की टकसाल, मुगल काल की टकसाल। टकसाल किसे कहते हैं? जो सिक्के बनाने की कारखाने हो। क्या हो? सिक्के बनाने के कारखाने। क्या प्राप्त हो? सिक्के बनाने के। यहां से जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जो इनकी मुद्राएं प्राप्त होती है। यहाँ से क्या प्राप्त होती है? इनकी बनाई गई मुद्राएं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? मुद्राएं। ठीक है, मुगल काल की बात करें, इन मुगल काल की टकसाल यहाँ पर मिलती है। और कहा जाता है कि अकबर भी यहाँ पर निवास करने आता था। क्या? अकबर भी जब किसी अभियान पर जाता था तो यहाँ पर निवास करने आता था। क्या आता था? निवास करने आता था। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुई है? शंख जैसी मूर्ति, शंख जैसी मूर्तियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? शंख जैसी मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ की जो लिपि है, वो लिपि मैंने बता दी थी आपको। कौन सी लिपि थी? लिपि कौन सी थी? लिपि थी ब्राह्मी लिपि, मैंने बताया था। और यहाँ पर लिपि है उसको
नाम देते हैं संख लिपि। मैंने बताया था संख लिपि, वो इस प्रकार की थी, इस प्रकार की है ना, इस प्रकार की, संख के आकार की, इस आकार की, संख के आकार की संख लिपि। और कहा जाता है कि भारत के अंदर जो भारतीय लिपि विज्ञान है, कौन सी, भारतीय लिपि विज्ञान, उसके अंदर दो ऐसी भाषाएं हैं, जो दो लिपियां, सॉरी भाषा नहीं, लिपियां जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कौन कौन सी, एक तो बेराट की आती है ये संघ लिपि, और एक सेंधु लिपि। कौन सी लिपि, सेंधु लिपि। दो दो कह सकते हो ऐसी लिपियां हैं जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। कौन कौन सी, संघ लिपि और सेंधु लिपि। कौन सी, संघ लिपि और सेंधु लिपि। ठीक है, अब देखिएगा तीनों डुंगरियों की हम बात कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जो पिछला फैक्ट था हम जिसको हमने छोड़ा था। ठीक है, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से मिट्टी के कुछ खिलौने प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, मिट्टी के खिलौने। उन खिलौनों में इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना आपको। यहाँ पर एक खिलौना मिला है जो नाचता हुआ पक्षी का खिलौना है। किसका है, नाचता हुआ पक्षी का खिलौना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। और बाकी खिलौने और भी मिले हैं, कई प्रकार के बर्तन मिले हैं। कई प्रकार क्या मिले, बर्तन मिले, सीधा बर्तन लिख लो। क्या मिले, बर्तन मिले, जिसमें तस्तरी, लोटा, थाली वगैरह ये कह सकते हो। क्या मिले, लोटा, थाली वगैरह कह सकते हो। और लोटे भी मिले हैं जो टोंटेदार मिले। किसे मिले, टोंटेदार, हत्तेदार मिले। क्या मिले, हत्तेदार। तो लोटे मिले वो हत्तेदार मिले। क्या मिले, हत्तेदार मिले हैं। लेकिन आहड़ की बात करें, किसकी बात करें, आहड़ की, तो आहड़ में लोटों के हत्ता। देखिए मान लीजिएगा ये जैसे जल पात्र है, क्या थे, जल पात्र, मान लीजिएगा ऐसा जल पात्र था, तो यहाँ पर इसके हत्ते होते थे। लेकिन आहड़ के अंदर ये हत्ता नहीं होता था, आहड़ में सिंपल होते थे। यहाँ पर क्या है, हत्तेदार लोटे मिले। क्या मिले, हत्तेदार जल पात्र मिले हैं। ठीक है, और ये समझ लिया आपने, नाचता हुआ पक्षी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नोट डाल के लीजिएगा आप। अब अगर बात करें, अगली बात करें, तो अब मैं आपको देखो अलग से समझाता हूं। यहां पर लिखता हूं मैं आहड़, अब आपको अच्छे से कलर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बेराट। मर्द भांडों की बात कर रहे हैं हम, किसकी, मृद भांडों की, मर्द भांड यानी मिट्टी के जो भांड मिले हैं बड़े बड़े। आहड़ की बात करें, आहड़ के जो भांड थे, आहड़ के जो भांड थे इस प्रकार से थे, और इस प्रकार के भांड थे। और इनमें आहड़ में क्या है कि एक बड़ा भांड भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कुछ बड़े भांड भी प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे, कुछ बड़े भांड। इन बड़े भांडों को काम में लेते थे जो अन्न होता था उनका संग्रहण करने के लिए। किसका लिए, अन्न को संग्रहण करने के लिए। और इनको कहा जाता था गोरे या कोठे, गोरे या कोठे कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया उसकी वजह बताऊंगा, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसके कलर किया होता था। क्या होता था, कलर किया होता था। क्या होता था, यहाँ पर कलर, यहाँ पर काला कलर था। कैसा था, काला। और यहाँ से नीचे से थे ये लाल। कैसे थे, लाल। अब देखिएगा इनकी भी वजह है, यानी कह सकते हो कि अगर पूरी बात करें तो काला कलर कैसे, लाल कलर कैसे, किया हुआ नहीं था। लाल मिट्टी से बने होंगे। इनको क्या करते थे, जब इनको तपाया जाता था, क्या करते था, तपाया जाता था, उल्टे रखते थे इनको। क्या करते थे, उल्टे रखते थे। जो कुंभकार इनको तपाते थे वो क्या करते थे, इनको उल्टे रख देते। क्या करते थे, उल्टे रखते थे, ऐसे उल्टे रखते थे। तो तपने के कारण, क्या करने के कारण, तपने के कारण। और तो ये तपने के कारण क्या हुआ, यहां तक तो क्या हो गए, काले हो गए। क्या हो गए, काले हो गए। और यहां से क्या रहे, लाल रहे। क्या रहे, लाल रहे। तो इनको क्या कहा जाता है, उल्टी तपाई विधि। कौन सी विधि, उल्टी तपाई विधि। कौन सी विधि, उल्टी तपाई विधि। ठीक है, उल्टी तपाई विधि के द्वारा क्या हुआ, इनका नीचे का हिस्सा तो क्या हो गया, काला हो गया, और ऊपर का हिस्सा क्या रहा, लाल रहा। क्या रहा, लाल रहा। फिर इसके ऊपर उकेरण किया गया। क्या किया गया, उकेरण। उकेरण विधि द्वारा कई प्रकार के कलात्मक चित्र बनाए गए। काला था लेकिन सफेद सही से, किसे, सफेद सही से या सफेद किसी पदार्थ से चित्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए, चित्र बनाए गए। ध्यान रखना यहाँ पर बनाए गए चित्र। मान लो ये चित्र किस किसके थे, घास के चित्र हैं। किसके हैं, घास के हैं। और मान लो फूल पत्तियों के चित्र हैं। बेराट में अंदर क्या है देखना,
मैंने बताने का रीजन क्या था यहाँ पर देखिए, बेराट के अंदर क्या है, जो बेराट के जो मरण पत्र प्राप्त हुए हैं, जो मृत बाण प्राप्त हुए हैं, वो कैसे थे, यानी वो कच्चे थे। क्या थे, सर्वप्रथम कच्चे थे, यानी हाथ लगाते ही ये क्या हो जाते थे, बंगूर हो जाते थे। क्या हो जाते थे, बंगूर हो जाते थे। और ये भी कैसे, यहाँ से काले हैं, क्या है, काले हैं। फिर ये पकाने लगे, पहले तो कैसे मिले थे, कच्चे मिले थे, फिर काले और लाल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, क्या इनके अंदर डिफरेंस है। यहां पर क्या होता था, जो सफेद सफेद क्षय के द्वारा इन पर तो चित्र बनाए गए, लेकिन यहाँ पर ज्यामितीय आकृतियां हैं। क्या है, ज्यामितीय आकृतियां। क्या है, ज्यामितीय आकृतियां, चित्र नहीं है, ध्यान कर लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके अंदर अंतर ही है। यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर चित्र नहीं है। कैसे कैसे ज्यामितीय आकृतियां हैं, यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। कैसा चिन्ह मिला है, स्वास्तिक, यानी जो आप कहते हो शाक्य मारवाड़ी में। और ये भी खंडित मिला है। कैसा मिला है, खंडित। कैसा मिला है, खंडित। और जैसे आयत के चित्र मिले हैं, त्रिभुज के, और मैं सिर्फ गोलाकार चित्र मिले हैं, काफी मात्रा में ये चित्र मिले हैं। क्या मिले, इस प्रकार के चित्र मिले हैं। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। उस वीडियो में डिस्कस नहीं करने का रीजन यही था मेरा, कि दोनों के अंदर आपको क्या कर सकूं, मैं डिफरेंस बता सकूं। क्या कर सकूं, डिफरेंस बता सकूं। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बेराट की बात करें तो इंपॉर्टेंट, पिछली बार सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया है, सर्वाधिक चमकीले काले मर्दबान, सर्वाधिक चमकीले काले मर्दबान, यहीं से प्राप्त हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछले बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीले काले मर्दबान, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर आपके डिस्कस किए हैं, जितने भी फैक्ट हो सकते थे। जो लोटा वाला था वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी थी कौन सी, बेरार सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बेरार सभ्यता। किसी प्रकार का कहीं कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखें, मैं उसका जल्द ही आपको आंसर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।